संसाधन पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है, जैसे खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है तथा विद्युत से किया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं और ऊर्जा क्यों हमें आवश्यक है। ऊर्जा संसाधनों को हमने दो भागों में बांटा। सबसे पहले परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम पहले से करते आए हैं और जिनके भंडार हमारे पास सीमित मात्रा में हैं और वह भंडार एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ऊर्जा के संसाधन परंपरागत संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। उसमें जैसे लकड़ी है, उपले हैं जिनका उपयोग आप ऊर्जा के रूप में करते हैं, कोयला है, उसके बाद पेट्रोलियम है तथा पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस है, और उसमें विद्युत भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आ जाता है, जिसमें जल विद्युत में भी जल विद्युत और जो ताप विद्युत है वह परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में उसको रखा जाता है। दूसरा गैर परंपरागत, अर्थात यानी कि वे साधन या स्रोत ऊर्जा के जो हमेशा चलते रहेंगे, सतत ये चलते रहेंगे, वह समाप्त होने वाले नहीं है, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। उसमें जैसे आप देखते होंगे सूर्य की रोशनी, उससे सौर ऊर्जा के रूप में हम उसका उपयोग हम सतत कर सकते हैं। दूसरा जो भूतापीय ऊर्जा है, पृथ्वी के अंदर जो ताप है, जो शक्ति है, उसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, वह ऊर्जा संसाधन का गैर परंपरागत साधन कहलाता है। तीसरा ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका हम ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, उसी को ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अगला है पवन ऊर्जा। आजकल आप देख रहे होंगे पवन ऊर्जा का उपयोग भी हम ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम गैर परंपरागत जिन ऐसे क्षेत्र हमारे देश में जहाँ पे पवन काफी मात्रा में उपलब्ध है, चलती है, वहाँ पे इसका अच्छा इस संसाधन का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जैसे गुजरात में हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं, तो वहाँ पे हम इस ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, तो पवन ऊर्जा का उपयोग भी हम गैर परंपरागत ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। तीसरा है, अगला है बायोगैस, जिसमें हम घर में जो कूड़ा कचरा होता है या जो मल मूत्र होता है या जो गोबर होता है, उससे क्या करते हैं, बायोगैस का निर्माण करते हैं और उसको हम ऊर्जा के संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। और अंतिम है परमाणु ऊर्जा। जो परमाणु रिएक्टर हैं उसमें हम ईंधन का प्रयोग करते हैं, परमाणु रिएक्टर से हम ईंधन का प्रयोग करते हैं और ईंधन के रूप में बिजली, क्योंकि उसमें लागत कम आती है। यूरेनियम और थोरियम में थोरियम से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं और उसमें जो हम परंपरागत जो संसाधन है जल विद्युत और जो ताप विद्युत है, उससे कम लागत आने के कारण
हम वहां पे परमाणु ऊर्जा का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कोयला। परंपरागत संसाधन के रूप में आप देख रहे होंगे कोयला, लकड़ी भी है। कोयला हम इसका जो है यह एक जीवाश्म ईंधन है तथा इसका उपयोग उद्योगों और घरेलू जरूरतों की आपूर्ति के लिए हम करते हैं। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भारत में जो कोयला है वह मुख्य रूप से दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। जैसे एक गोंडवाना, सबसे पहले गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक बताई जाती है। इसकी जो आयु है गोंडवाना क्षेत्र की, उसकी जो है आयु 200 लाख वर्ष से अधिक मानी जाती है। और दूसरा है टर्शियरी। टर्शियरी है, ये टर्शियरी निक्षेप के नाम से इसको जानते हैं, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने इनको माना जाता है। ठीक, कोयला के विषय में हमने इस पर चर्चा की, उसके बाद पेट्रोलियम के बारे में समझ लेते हैं। तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन है, जैसे मशीनों को जो है स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। ठीक, इस प्रकार से तेल शोधनशालाएं जैसे संश्लेषित वस्त्र हैं, उर्वरक हैं तथा असंख्य रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का ये काम करती हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति, जो हमने आपको बताया था, टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं भारत में मुंबई हाई जैसे गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कौन कौन से, मुंबई हाई, गुजरात, असम, ये जो है हमारे प्रमुख जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक, उसके बाद उसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं जो गुजरात है, अंकलेश्वर सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई है, नहरकटिया है और मोरन हुगरीजन इस राज्य के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आता है प्राकृतिक गैस। कौन क्या आता है? प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में, बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक जो पेट्रोकेमिकल हैं और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में तथा खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे गैस के जो बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण COD, परिवहन ईंधन CNG और घरों में जो खाना पकाने के ईंधन होता है वह PNG। ठीक है, तीन चीजें हैं, COD। दूसरा क्या है? दूसरा है CNG और तीसरा क्या बताया मैंने? PNG। ठीक, PNG। इसको हम समझ सकते हैं, जो शहर में गैस वितरण होता है, स्थानीय शहर गैस वितरण होता है COD, नेटवर्क की विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस जो पसंदीदा परिवहन ईंधन है CNG और घरों में खाना पकाने का ईंधन है PNG। ठीक है, के रूप में जो है बहुत तीव्र गति से उभर रहा है। भारत के जो प्रमुख गैस भंडार हैं उनमें
जैसे हमने जो कोयला पेट्रोलियम पदार्थ बताया था आपको, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है गैस के रूप में, गैस भंडार के रूप में मुंबई हाई है। अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है प्राकृतिक गैस के भंडार की जो है खोज की जा रही है। तो ये यहाँ पे जो है प्राकृतिक गैस के रूप में हम इसको समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। अब आता है विद्युत, सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत। ठीक, प्राकृतिक गैस के बाद विद्युत। विद्युत क्या है? आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हैं कि इनके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है, कि पर व्यक्ति जो है कितना इसका उपभोग कर रहा है, तो उसको जो है हम विकास का, किसी भी देश का विकास का सूचकांक के रूप में उसको माना जाता है। मुख्यतः ये जो है विद्युत दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, उसमें हमने आपको बताया था। पहला क्या है? प्रभावी जल। सबसे पहले प्रभावी जल से जो है हाइड्रो टरबाइन चला करके जो जल चलता है, उसको जो है उससे जो है हाइड्रो टरबाइन चलाया जाता है और उससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। दूसरा कैसे जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, अन्य ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ठीक, प्राकृतिक गैस है, इनको जलाने से टरबाइन चलाकर इसको जो है ताप विद्युत, इसको जो है ताप विद्युत जो है उसमें ताप विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। इस प्रकार से तेज बहते हुए जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नागौल बांध है, ठीक है, दामोदर घाटी कारपोरेशन है, और कोपली हाइडल परियोजना है, टीडी डैम भी इसमें आ जाता है। ठीक, ताप विद्युत कोयला में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है, तथा ताप विद्युत गृह और नवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब आता है नेक्स्ट, गैर परंपरागत। इसमें देख रहे होंगे भाखड़ा नागौल डैम है ये, इसमें जो है पानी रोक दिया गया है और इससे जो है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप चित्र को देख सकते हैं। इसमें भारत के परंपरागत स्रोत हैं, इसमें दे रखे कहाँ कहाँ पे जो है भारत में जो है जो परंपरागत स्रोत हैं कहाँ पे पाए जाते हैं। तो उसमें आप देख रहे होंगे, इसको हमने कोयला के क्षेत्र जो इस प्रकार से दिखा रखे हैं, तेल के क्षेत्र जो है इस प्रकार से दिखा रखे हैं, और मुख्य संरक्षित प्राकृतिक गैस इस प्रकार से दिखा रखे हैं, और जो है अन्य HJ प्राकृतिक गैस जो पाइपलाइन है इस प्रकार से दिखा रहे। तो मानचित्र में आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो है कोयले के जो है प्रथम जो मानचित्र है उसमें आप परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देख रहे होंगे, कोयले के खाने हैं, और उसमें झारखंड है जैसे, ठीक है, उड़ीसा है जैसे, दूसरा छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, और जैसे MP में सिंगरौली है, मध्य प्रदेश में यहाँ पे जो है देख रहे होंगे आप, सिंगरौली जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से तेलंगाना में भी है, उसी प्रकार से तमिलनाडु में देख रहे होंगे आप, नेवेली क्षेत्र है, इस प्रकार से जो है ये कोयला के खाने हैं, यहाँ पे कोयला के क्षेत्र हैं। अब आता तेल क्षेत्र को जो है इस प्रकार से दिखा रखा है, आप देख रहे होंगे तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुंबई हाई। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मुंबई हाई जो है काफी प्रसिद्ध तेल उत्पादक क्षेत्र है भारत का, और गुजरात में भी तेल उत्पादक क्षेत्र है, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पे देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से गुजरात में भी है। अंकलेश्वर, गुजरात में कहाँ पे है? अंकलेश्वर, ये अंकलेश्वर है, यहाँ पे जो है गुजरात में काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है अंकलेश्वर। असम है जैसे, असम में भी है, ठीक है, और उसी के अतिरिक्त जो है इसके अतिरिक्त जो है कहाँ पे, असम हो गया आपका, जो है मेघालय में भी है, मेघालय में आप देख सकते हैं। तो ये सारे क्षेत्र आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने कहा था HVG, HV और J है, ये V है, ये HVJ का मतलब होता है हजीरा विजयपुर, आप देख रहे होंगे हजीरा विजयपुर, यहाँ पे देख रहे होंगे विजयपुर, और जगदीशपुर, आगे ये जगदीशपुर। ये क्या है? ये जो है आपका जो है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, यहाँ से लेकर के इस प्रकार से जो है ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड होती है, गैस जो है पाइपलाइन के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई जाती है, और यहाँ पे MP है, राजस्थान होकर के जाती है, और उसके बाद UP और हरियाणा में
यूपी और हरियाणा, पानीपत में देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पानीपत तक की जो है गैस लाइन जा रही है। इस प्रकार से हम इसमें दिखाया कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, तेल क्षेत्र कौन से हैं, मुख्य संरक्षित प्राकृतिक गैस कौन कौन सी है, और HVJ क्या है। इस मानचित्र में हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को जो है देखा कहाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन, उसमें हमने सौर ऊर्जा है, जैसे भारत में जो है सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे है, जैसे सबसे ज्यादा प्लांट कहाँ पे सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा जो है सबसे गुजरात में पवन ऊर्जा जो है गुजरात में क्या है, पवन ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के जो प्लांट हैं वो जो मुख्य रूप से कहाँ पे है, वो राजस्थान में, क्योंकि वहां पे जो है ज्यादा जो है सूर्य की जो किरणें होती हैं, ऊर्जा है, सूर्य जो वहाँ पे ज्यादा रहता है, वहाँ तापमान ज्यादा रहता है, तो वहाँ पे सोलर प्लांट लगाए गए हैं राजस्थान में, और गुजरात में जो है पवन ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम इसको देख सकते हैं। तो ये कैसे संसाधन है, ये गैर परंपरागत। ठीक है, कौन सा संसाधन है, पवन ऊर्जा हो गया। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावना है पूरे देश में। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी जो है तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात मैंने पहले बताया था, केरल और महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी जो है पवन ऊर्जा की जो है काफी संभावना है, यहाँ पे भी फार्म है बने हुए। तो उसी प्रकार से जो है अन्य क्षेत्रों में भी है, तो हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में हमने आपको बता दिया है, सूर्य के प्रकाश से जो आप उस ऊर्जा का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, सोलर कुकर के रूप में जो उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सोलर कुकर का उपयोग आप खाना बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बायोगैस, उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा मैंने बताया था, समुद्र की जो लहरें होती हैं ना, जो ऊपर उठता है ज्वार, उसमें जो शक्ति होती है उसका जो है उपयोग आप ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, महासागरीय तरंगों का जो है प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, और संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बना करके बांध बनाए जाते हैं, और उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ीनुमा जो प्रवेश द्वार है वहां से पानी भीतर को भर जाता है, और द्वार बंद होने पर बांध में ही वह रह जाता है। तो बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। जैसे भारत में खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, पश्चिमी तरफ गुजरात है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र है, गंगा का डेल्टाई क्षेत्र है। ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने के आदर्श यहाँ पे दशाएं उपस्थित हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ज्वारीय ऊर्जा इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा है। भूताप क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग करके जो है उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती जो गहराई है उसके साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से जो है गर्म होती जाती है। जहां भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उतली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर वह जो गर्म हो जाता है। यह इतना गर्म हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार आप देख लेंगे। अंतिम हमारे पास है बायोगैस। अंतिम क्या है, बायोगैस। बायोगैस का जो प्लांट है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, बायोगैस का प्लांट आप जो है अपने घरों में भी लगा सकते हैं। तो बायोगैस जो ग्रामीण इलाकों में जो है झाड़ियां हैं, कृषि अवशिष्ट पदार्थ हैं, पशुओं और मानव जनित अवशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों में अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी, तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र जो है नगर पालिका, आपकी शहरी क्षेत्र है तो नगर पालिका, सहकारिता कोऑपरेटिव तथा निजी अपने पर्सनली भी जो है लगाए जा सकते हैं। ठीक है, पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से हमने ये ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन के रूप में इनको पढ़ा। तो आज जो है विकल्प के रूप में जब हम परंपरागत संसाधन समाप्त हो जाएंगे, उनके स्थान पर जो है इन ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन को हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं।